द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। 1848 में दो रेवोल्यूशन एक साथ चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, एक रेवोल्यूशन जो है वो पुअर, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट के द्वारा किया जा रहा था, एंड वर्कर्स। और दूसरा रेवोल्यूशन किसके थ्रू हो रहा था? एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो आपने लिबरल में पढ़ा था, लिबरल में कौन लोग आते थे? एजुकेटेड लोग आते थे। तो ये दो रेवोल्यूशन एक साथ उस समय चल रहा था, एक पुअर अनएजुकेटेड स्टार्विंग पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे वो कर रहे थे, और दूसरा कौन कर रहा था? एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये रेवोल्यूशन कर रहा था। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द, अब देखो इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट निकल के क्या आता है कि मोनार्कल सिस्टम जो फ्रांस में था वो समाप्त हो जाता है, और वहाँ पे कौन सा सिस्टम आ जाता है? रिपब्लिक। और ये जो रिपब्लिक सिस्टम आता है किसके बेस पर आता है? यूनिवर्सल मेल सफरेज, मतलब जो मेल थे उनको वोट डालने का राइट दिया गया, उन्होंने वोट डाला, उसके बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वहाँ पे क्या आ गया? रिपब्लिक। किसके प्लेस पर? मोनार्कल सिस्टम। कहने का मतलब मोनार्कल सिस्टम को ख़त्म किया गया और वहाँ पे रिपब्लिक आ गया। इन द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप, यूरोप के दूसरे पार्ट में अगर हम देखें, वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट एट एग्जिट, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब क्या थे? इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे, नेशन स्टेट नहीं थे। नेशन स्टेट का इनको रूप ही नहीं दिया गया था, दर्जा ही नहीं दिया गया था। तो इनके साथ क्या होता है? मेन एंड वोमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। मेन और एमेन जो लिबरल मिडिल क्लास के थे वो आपस में जुड़ने लगे, और उनका एक डिमांड था। वो डिमांड क्या था? कि नेशनल यूनिफिकेशन किया जाए, नेशनल यूनिफिकेशन किया जाए। किसके अकॉर्डिंग? हाँ, इसके बेस पर क्या किया जाए? नेशनल यूनिफिकेशन। नेशनल यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र को एक किया जाए, लोगों को जागृत किया जाए और राष्ट्र को क्या किया जाए? एक। क्यों? क्योंकि उस समय जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी ये सब नेशन स्टेट के रूप में नहीं आते थे। अगर इनको नेशन स्टेट बनाना है तो हमको क्या ज़रूरत थी? नेशनल यूनिफिकेशन की, तब जाके नेशन स्टेट में कन्वर्ट होंगे। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on parliamentary principles। मतलब ये नेशन स्टेट चाहते थे, और नेशन स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करता था? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे अगर एक देश बनाना चाहते हैं, एक नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, तो उस पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जानी चाहिए? तो कह रहे हैं कि ऐसा नेशन स्टेट बने जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के बेस पर हो, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उस नेशन में क्या हो? एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस को फ्रीडम दिया जाए, वो कुछ भी लिखे, जो सच है उसको क्या करे? वो लिखे। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, उन्होंने कहा एसोसिएशन को भी फ्रीडम। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? संगठन। एसोसिएशन का मतलब संगठन। जैसे कोई 20-25 लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का कुछ नाम रख दिया, एसोसिएशन हो गया। अब वो ग्रुप क्या कर सकता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है। लेकिन उस समय जब राजा महाराजा का शासन चलता था तो इन लोगों को आज़ादी नहीं दी गई थी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेस पर कोई नेशन स्टेट बनाया जा रहा है तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस होना चाहिए, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए।
आगे हम लोग देख लेते हैं। इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, जर्मन में जो बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशन थे उसके जो मेंबर थे उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? मिडिल क्लास, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्परस आर्टिसियन, ये लोग आते थे। तो इन लोगों ने क्या किया? केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ये लोग फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा होते हैं। कौन कौन से लोग? मिडिल क्लास, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिसियन। ये लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, फिर एक डिसीजन लेते हैं कि जर्मन नेशनल असेंबली के लिए क्या करेंगे हम? वोट। और आपने अभी अभी यहाँ पढ़ा कि उस समय जो जर्मनी था वो किसी भी नेशन स्टेट के रूप में नहीं था, और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? इकट्ठा होके जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट दे रहे हैं। मतलब जर्मन को क्या बनाना चाह रहे हैं? नेशन स्टेट बनाना चाह रहे हैं। तो कहाँ इकट्ठा हुए थे लोग? फ्रैंकफर्ट में। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। मतलब इनको वोट दे के क्या किया गया था? इलेक्ट कर लिया गया था। मार्च इन द फेस्टिव प्रोफेशन टू टेक दियर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब आप अगर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये है आपका, ये आपका क्या है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है आपका। तो जो 831 इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थे ना, ये लोग यहाँ पे आके क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये लोग यहाँ फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट में आते हैं। ये आपका चर्च ऑफ सेंट पाउल है जो कहाँ है? फ्रैंकफर्ट में। यहाँ पे आके लोग क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। अब यहाँ पे इकट्ठा होने का उनका मेन रीजन था। क्या रीजन था? क्यों वहाँ पे इकट्ठा हुए? दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाई मोनार्ची सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। वो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा होने का कारण क्या था? चूँकि रिप्रेजेंटेटेड मेंबर्स वहाँ पे थे, तो वो लोग इकट्ठा होकर कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कर रहे थे। क्योंकि नेशन स्टेट बनाने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी था। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस, और तीसरा तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग किया जा रहा था। ठीक है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसके बेस पर काम करेगा? हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। मतलब वहाँ पे एक मोनार्क बनाया जाएगा, एक राजा रहेगा, लेकिन वो किससे जुड़ा रहेगा? पार्लियामेंट। किससे जुड़ा रहेगा? पार्लियामेंट। मतलब जो मोनार्कल सिस्टम है वो अब फ्री होकर डिसीजन नहीं लेगा। अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले किससे पूछेगा? पार्लियामेंट से पूछेगा, उसके बाद डिसीजन लेके काम करेगा। तो इसकी ड्राफ्टिंग चल रही थी कहाँ? सेंट पॉल चर्च में, फ्रैंकफर्ट में। व्हेन द डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स ऑफ फ्रेडरिक विल्हेम IV, ये किंग थे पर्सिया के। ये पर्सिया के क्या थे? राजा। तो ये जब ड्राफ्टिंग हो गया ना, तो ये लोगों ने क्या किया? राजा को ऑफर दिया कि आप ही राजा बनो, आप ही राजा बनो, लेकिन अब आप स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले सकते। अगर आपको कोई डिसीजन लेना होगा तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा। पार्लियामेंट के सामने रखोगे, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो। तो ये आपके राजा थे पर्सिया के, लेकिन राजा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइन अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। राजा मना कर देता है और दूसरे राजा का समर्थन लेता है इस सिस्टम का विरोध करने के लिए। क्योंकि कोई घटना अगर फ्रांस में घटती तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता है, तो राजा भी भाई इकट्ठा हो जाएंगे। वाइल द अपोजिशन ऑफ द autocracy and military become stronger, the social basis of parliament eroded. The parliament was dominated by the middle classes who restricted the demands of workers and artisans and consequently lost their support in the end. अच्छा देखो इसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंट बना है ना, जो पार्लियामेंट बना है उस पार्लियामेंट में जो मिडिल क्लास थे, स्पेशली हम वर्कर्स की बात कर ले, आर्टिसियन की, इन लोगों ने अपना सपोर्ट खींच लिया पार्लियामेंट से।
क्योंकि इनके डिमांड को क्या कर दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था। तो जब इनके डिमांड को इग्नोर कर दिया गया तो इन्होंने क्या कर लिया, अपना सपोर्ट ले लिया। तो रिजल्ट निकल के क्या आता है, इन द इन ट्रूप्स वर कॉल्ड, लास्ट में सेना बुलाई जाती है। सेना कौन बुलाता है, एन असेंबली वॉज फोर टू डिसबैंड, जो असेंबली बनाई गई थी उसको क्या कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया। लास्ट में सेना बुलाई जाती है और असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया। वाई आर स्लीपिंग हियर? गो एंड वॉश योर फेस, गो। इतना आपको समझ में आ गया ना। इसकी घटना में क्या हो रहा था, नेशनल असेंबली ये लोग बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कर रहे थे, और इसमें बोला गया कि राजा तो रहेगा लेकिन पार्लियामेंट से रिलेटेड रहेगा। तो राजा ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, जो पर्सिया के राजा थे, किंग थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये वाला सिस्टम नहीं चाहिए। तो दूसरे राजा का सपोर्ट ले लेते हैं और एट लास्ट में जो पार्लियामेंट बनी थी उसको क्या कर दिया जाता है, डिसबैंड कर दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलता है, पॉलिटिकल राइट टू वोमेन, औरतों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था। वोट डालने का भी राइट्स किसको था, हाँ, मेल को। आपने यहाँ पढ़ा होगा एक चीज़, देखिए यहाँ पे कहाँ पढ़ा था जी, नहीं इसी में अभी पढ़ा हमने, यहाँ पे देख रहे हो ना, मेल फीमेल को कोई राइट्स नहीं दिया गया था। यहाँ पे फीमेल को एक राइट दिया गया था। ये जो सेंट पॉल चर्च था उसमें ये जो गैलरी है ना, गैलरी इधर इधर गैलरी है, उस गैलरी में इनको खड़ा कर दिया गया था। खड़ा होकर सिर्फ एब्जॉर्व करेंगे चीज़ों को, कैसे क्या हो रहा है। इनको राइट्स नहीं था वोट डालने का, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में भी अपना ओपिनियन ये नहीं दे सकते थे। सिर्फ खड़ा होकर वहाँ पे क्या कर सकते थे, देख सकते। देख लेते इसमें क्या होता है। लिबरल मूवमेंट के समय इन द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वोमेन वाज कंट्रोवर्शियल one within the liberal movement in which large number of women had participated actually over the years। बड़ी संख्या में कई वर्षों से औरत क्या थे, जो लेडीज़ थी, जो फीमेल थी, वो प्रयास कर रही थी पार्टिसिपेट करने के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए। वोमेन हैड फॉर्म दियर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, औरतों ने क्या किया, वोमेन ने क्या किया, अपना खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिया। फाउंडेड न्यूज़पेपर अपना निकालना चालू कर दिया। एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग, कहीं पर अगर पॉलिटिकल मीटिंग वगैरह होती थी तो उसमें भी हिस्सा लेना इन्होंने चालू कर दिया। मतलब ये दिखाना चाहते थे कि हम भी क्या हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे शामिल होना चाहते हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेशन डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, इतना सब करने के बाद भी जो फीमेल थे इनको क्या किया जाता था, डिनाई किया जाता था। मतलब इनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया जा रहा था, जबकि ये लोग कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, अपना एसोसिएशन बनाया, अपना न्यूज़पेपर बनाया, पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह होता था उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन फिर भी इनको क्या किया जा रहा था, डिनाई। तो एक वर्ड आपको यहाँ पे मिलता है, फेमिनिस्ट। अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर। ये आप लर्न कर लेना, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। फेमिनिस्ट में क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स, औरतों के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना, औरतों के राइट्स के लिए लोगों को जागरूक करना। इंटरेस्ट बेस्ड ऑन, और ये जो ये राइट्स है वुमेन्स का, वो किसके ऊपर है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। अगर मेल को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटी मिल रही तो फीमेल को भी मिलना चाहिए। इसके प्रति लोगों को जागरूक करना क्या कहलाता है, फेमिनिस्ट कहलाता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे भी एक चीज़ दिया है, आप देख लो। हाउ आर लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड।
औरतों को लेकर, ठीक है, लिबर्टी और इक्वलिटी को कैसे डिफाइन किया गया इसमें आप समझेंगे। तो इसमें एक लिबरल आते हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनका नाम है कार्ल वेलकर, ठीक है। ये इलेक्टेड मेंबर थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, इलेक्टेड मेंबर रिप्रेजेंटेटिव थे। इन्होंने कहा था नेचर हैज़ क्रिएटेड मैन एंड वुमेन टू कैरी, नेचर हैज़ क्रिएटेड मैन एंड वुमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। इनका कहना था कि भगवान ने मेल और फीमेल को अलग अलग काम के लिए बनाया है, मेल का फंक्शन अलग है और फीमेल का फंक्शन अलग है। और आगे क्या कहते हैं, मेन द स्ट्रॉन्गर द बोल्डर एंड द फ्रीयर ऑफ द टू। अगर मेल और फीमेल में देखा जाए तो मेल क्या होता है, मजबूत होता है, बोल्ड होता है, मतलब साहस उसके अंदर होता है, और वो फ्री रहता है। आगे इसमें और क्या बताते हैं, वो हैज़ बीन टू प्रोटेक्टेड, मतलब ये बताते हैं कि मेल जो है सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहता है। देश की आज़ादी की बात अगर हो तो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहता है। अगर आप फीमेल को इस पोजीशन पे ला देंगे, फीमेल को अगर मेल के इक्वल बनाना चालू कर देंगे तो जो फैमिली है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये विचार किसका था, मतलब इनके विचार से ये था कि पुरुष जो मेल है उनके लिए गॉड ने अलग काम दिया है, फीमेल के लिए गॉड ने अलग काम दिया है, इनको इक्वल नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको पॉलिटिकल एसोसिएशन में, पॉलिटिकल मीटिंग में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग होती है इन सब चीज़ों में शामिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको डिनाई किया जाता है। ये विचार दिया था किसने, इन्होंने। एक दूसरा विचार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये 25 जून 1815 का एक लेटर है, ऑटो पेटर्स ने दिया था। इस लेटर में क्या है, इसमें इन्होंने कहा कि ये अन्याय है, मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स देना चाहिए। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल में इन्होंने क्या दिया कि एक स्टूपिड कैटल हर्डर, पशु चराने वाला अशिक्षित व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति के पास अधिकार होता है वोट डालने का, जबकि उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास राइट्स है वोट डालने का। क्यों? क्योंकि वो क्या है, मेल है, इसलिए। और एक फीमेल जो पढ़ी लिखी है, हाँ, जो पढ़ी लिखी है, नॉलेज में उससे ज़्यादा, जो प्रॉस्परस भी है, लेकिन उसको वोट डालने का राइट्स नहीं है क्योंकि वो क्या है, फीमेल है। क्या है, फीमेल है। जबकि देश, मतलब यहाँ पे कह रहा सो मच टू द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट, जबकि स्टेट के मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा योगदान कौन कर सकता है, जो पढ़ा लिखा हो, जो प्रॉस्परस वुमेन है वो कर सकती है, लेकिन इसके बाद भी उसको वोट डालने का राइट्स नहीं दिया गया है। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वालिटी रखता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको वोट डालने का राइट दिया ना चाहिए, उसको इक्वलिटी दिया जाना चाहिए। तो आपने दो चीज़ें देखी, ऊपर एक आपने देखा, ऊपर आपने देखा यहाँ पे कार्ल वाकर ने दिया था। ये क्या थे, आपके पॉलिटिशियन थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इनको इलेक्ट किया गया था। इनके अकॉर्डिंग तो मेल फीमेल को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, खाली मेल को राइट्स देना चाहिए, फीमेल को कोई राइट्स नहीं देना चाहिए। लेकिन नीचे वाले पॉलिटिकल में क्या था, नीचे वाले स्टेटमेंट में क्या था कि अगर फीमेल क्वालिटी रखती है अपने अंदर तो उनको भी मेल के इक्वल राइट्स देना चाहिए, ठीक है। और अगर मेल क्वालिटी नहीं रखता है तो उनको भी फीमेल की तरह ही रखना चाहिए। कुल मिला के ये है कि दोनों को इक्वल राइट्स देना चाहिए। ओके, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ अभी बता दी थी कि जिस समय सेंट पॉल चर्च में कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग चल रही थी तो वुमेन को क्या किया गया था, वुमेन वर एडमिटेड, वुमेन को शामिल किया गया। ओनली एन ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, उनको सिर्फ विजिटर्स गैलरी में खड़ा कर दिया गया और उनको बोला गया कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, देखो, ये विजिटर्स गैलरी है, मतलब जाने का जो रास्ता होता है, जैसे आपका ये है ना गैलरी,
तो उस गैलरी में औरतों को खड़ा कर दिया गया और उनको बोला गया आप वोट्स वगैरह नहीं डाल सकते, अपना सजेशन वगैरह कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ इस गैलरी में खड़े हो के चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देखो सिर्फ। एट लास्ट में होता क्या है, एट लास्ट में देखो क्या होता है यहाँ पे, तो कंजर्वेटिव फोर्सेज वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। कंजर्वेटिव जो थे ना वो लिबरल के मूवमेंट को दबाना चाह रहे थे, उसको क्या करना चाह रहे थे, आपने पढ़ा था कंजर्वेटिव के बाद लिबरल ही थे जो उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो कंजर्वेटिव अपने को मजबूत करके लिबरल को दबाना चाह रहे थे और लिबरल अपने को मजबूत करके कंजर्वेटिव को ख़त्म करना चाह रहा था। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव थे एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए थे कि पुराने समय में जैसे लोग सिस्टम को लागू कर देते थे अब वो नहीं हो सकता है, अब वो नहीं हो सकता है। मोनार्च वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट साइकिल्स ऑफ द रेवोल्यूशन रिप्रेजेंट कुड बी ओनली इंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन। अब जो उस समय राजा थे ना, राजा लोगों को एक चीज़ महसूस होने लगा कि अगर हमको लिबरल के मूवमेंट को ख़त्म करना है तो ज़बरदस्ती नहीं ख़त्म कर सकते, बाई फोर्स हम ख़त्म नहीं कर सकते। अब ख़त्म करने का तरीका ये है कि वो जो डिमांड कर रहे हैं उनके डिमांड में उनको क्या दिया जाए, कंसेशन दिया, उनको छूट दी जाए। तो जब उनको आप छूट दोगे तो छूट से प्रेरित होकर वो अपना मूवमेंट क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। ऐसा कौन सोचने लगे, उस समय के जो राजा थे। हैंस इन द ईयर आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज ऑफ सेंट्रल ईस्ट यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। रिजल्ट निकल के आता है 1848 में जो सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में जो भी राजा थे, ठीक है, उन्होंने भी क्या करना चालू कर दिया, अपने यहाँ सिस्टम को बदलना चालू कर दिया। मतलब जो डिमांड्स था लिबरल का, उस डिमांड में छूट देना उन्होंने चालू कर दिया। और ये घटना 1815 में पहले से ही चल रही थी, कहाँ पे, वेस्टर्न यूरोप में। वेस्टर्न यूरोप में पहले से वहाँ पे छूट दिया गया था, लेकिन अभी सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में नहीं दिया गया था। तो यहाँ के भी राजा भी क्या करना चालू कर दिए, छूट देना चालू कर दिए। दस सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेशन एंड रसिया। जो सर्फडम था या फिर जो लेबर बॉन्डेड थे, बधुआ मजदूर जो थे, इनको ख़त्म कर दिया गया, प्रथा ख़त्म कर दी गई। हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हैब्सबर्गियन। और यहाँ पे जो राजा था ना हैब्सबर्ग का, उसने वहाँ के लोगों को ज़्यादा पावर देना चालू कर दी। Tomorrow we will discuss about the making of Germany and Italy.